जैसे अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 शफ़ी मोहम्मद जतोई से, विच इज़ प्यूपिल। प्यूपिल जो है एक राउंड सी ओपनिंग होती है जो कि आयरिस के बिल्कुल सेंटर पे मौजूद होती है। ठीक है, नॉर्मल जो प्यूपिल है वो राउंड सा होता है, रेगुलर शेप का होता है और ये रिएक्टिव होगा टू लाइट। ठीक है, लाइट से रिएक्टिव है और नियरली इक्वल साइज़ का होता है। तो 3R जो है हम इसमें यूज़ करते हैं, राउंड, रेगुलर, रिएक्टिव टू लाइट। कंट्रोल ऑफ पीपल पे आ जाए। इस फिगर में देखिए 17.1 में यहाँ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस कंट्रोल दिखाया गया है प्यूपिल का। प्यूपिल का साइज जो होता है ना, ये कंट्रोल होता है दो स्मूथ मसल्स के ऑपोजिट एक्शंस की वजह से। एक होता है हमारा ये प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल, दूसरा प्यूपिलरी डायलेटर मसल। देखिए प्यूपिलरी स्फिंक्टर जो मसल होता है ये एक रिंग होती है स्मूथ मसल फाइबर्स की, तकरीबन 1 मिलीमीटर वाइड होती है, अराउंड द प्यूपिल लोकेटेड होगी। ठीक है, टोनिकली ये एक्टिव होता है और सप्लाई कौन करेगा इसको, जो हमारे कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के, वो थर्ड क्रेनियल नर्व यानी कि ओक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू इसको सप्लाई करेंगे स्फिंक्टर प्यूपिलाई को। ठीक है, थर्ड क्रेनियल नर्व ओक्यूलोमोटर नर्व। दूसरा प्यूपिलरी डायलेटर है, इसकी बात करें तो ये मायो एपिथीलियम की लेयर होती है। असल में ये डायलेटर प्यूपिला हमारे मायो एपिथीलियम की ही लेयर है जो एक्सटेंड कर रही है आयरिस की रूट से लेके प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल तक। ठीक है, यहाँ तक ये डायलेटेड प्यूपिला मसल होता है। इसको अब जो है ना एड्रीनर्जिक फाइबर सप्लाई करेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम से। जो सुपीरियर जो सर्वाइकल गैंग्लियन है, यहाँ से ये सिंपैथेटिक फाइबर्स आएंगे और उसको डायलेटेड प्यूपिला को सप्लाई करेंगे। तभी फाइट एंड फ्लाइट में जो है प्यूपिल डायलेट होता है और हमें वाइड व्यू नज़र आएगा। तो अब प्यूपिल के साइज़ की बात करें, नॉर्मल जो प्यूपिल का साइज़ है एडल्ट्स में आपने याद रखना है, जब ब्राइट लाइट में प्यूपिल देखेंगे हम तो उसका साइज़ 2 to 4 मिलीमीटर डायमीटर का होगा। ठीक है, ब्राइट लाइट में 2 to 4, जबकि डिम लाइट होगी तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा 4 to 8 मिलीमीटर डायमीटर। ठीक हो गया। मियोटिक जब देते हैं, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो लेस देन 2 मिलीमीटर का, और मिड्रियाटिक डायलेट हो जाएगा हमारा प्यूपिल मोर देन 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर से ज़्यादा। तो छोटा सा होता है ये बर्थ के टाइम पे और ओल्ड एज में भी छोटा होता है, लेकिन एडोलेसेंस के दौरान प्यूपिल लार्ज होगा। दोनों प्यूपिल्स दोनों आइज़ के इक्वल साइज़ के होते हैं। नॉर्मल प्यूपिल की बात करें तो हमारा नॉर्मल जो प्यूपिल है ये नॉर्मली डार्कनेस में डायलेट करता है और एक्साइटमेंट के दौरान, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस वगैरह में डायलेट करेगा। जबकि ब्राइट लाइट में, स्लीप के दौरान और जब हम कन्वर्जेंस करते हैं आइज़ की तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। देन है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, बहुत ईजी हैं। ठीक है, शुरू से हमने फर्स्ट ईयर से पढ़ी हैं। अब लाइट रिफ्लेक्स जो है, रिफ्लेक्स होता है जो कंट्रोल करता है हमारे प्यूपिल के साइज़ को इन रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रेटाइनल फोटो रिसेप्टर, यानी रेटाइना के फोटो रिसेप्टर्स पे जितनी लाइट पास कर रही है, फॉल कर रही है, उसके रिस्पॉन्स में प्यूपिल जो है अपने साइज़ को कंट्रोल करेगा। इसको कहते हैं लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, ये कैसा रिफ्लेक्स होता है। तो प्यूपिल का साइज़ जो है वो डिटरमाइन होता है बाय द इंटरैक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट करेंगे प्यूपिल को, तो उससे इसका साइज़ जो है वो डिटरमाइन होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल देखें इन रिस्पॉन्स टू लाइट, या जब अकोमोडेशन होती है, मैंने आपको बताया, तो उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। क्यों होती है? क्योंकि स्फिंक्टर जो मसल है उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसको हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। जबकि प्यूपिल की डायलेशन होगी क्योंकि स्मूथ मसल सेल्स जो हैं रेडियल मसल के, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रेडियल मसल के स्मूथ मसल सेल, इनको सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स पाथवे, यानी पैरासिम्पैथेटिक पाथवे। अब इस फिगर में भी दिखाया गया डायरेक्ट और कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स पाथवे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं लाइट रिफ्लेक्स पाथवे यानी पैरासिम्पैथेटिक पाथवे पे। तो लाइट रिफ्लेक्स जो है हमारा मीडिएट होता है एक तो रेटाइनल फोटो रिसेप्टर्स की मदद से, और इनको जो है 4 न्यूरॉन्स जो है सब सर्व कर रहे हैं। सबसे पहला होता है हमारा एफरेंट लाइट पाथवे। देखिए फिगर में भी शोन है। एफरेंट लाइट पाथवे में होता क्या है कि रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स जो है ये फर्स्ट ऑर्डर के न्यूरॉन्स होते हैं, ये सेंसरी है, और ये कनेक्ट कर रहे हैं हर एक हमारी रेटाइनल फोटो रिसेप्टर को जाके यहाँ पे प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई के साथ, जो मिड ब्रेन में लोकेटेड है, उसके साथ जो है कनेक्शन हो रहा है रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स का। किसकी मदद से? एक तो ये ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक कियाज्मा, फिर ऑप्टिक ट्रैक, और फिर ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये एफरेंट पाथवे पहले गया है। तो अब प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्डर के जो न्यूरॉन्स हैं उनको हम कहते हैं इंटरनंशियल फाइबर्स। ये अब प्रोजेक्ट करेंगे और जाके साइनेप्स करेंगे दोनों हमारे एडिंगर वेस्टफाल जो एक्यूलोमोटर नर्व होती है उनके न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, इप्सिलेटरली भी जाएगा और कॉन्ट्रालेटरली भी। देखिए इप्सिलेटरली, कॉन्ट्रालेटरली एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियाई में
अब इंटरनेंशियल न्यूरॉन गया है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक हो गया। ये फर्स्ट था, अब ये ग्रीन वाला सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद होता है इफरेंट पाथवे। इफरेंट पाथवे में जो है एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्डर का न्यूरॉन निकलेगा, जिसको हम प्री गैंग्लियोनिक मोटर कह रहे हैं, ठीक है। ये लाई करता है मिड ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन मिड ब्रेन में होगा। और ये पैरासिम्पैथेटिक मोटर सेंटर होता है हमारा, जो ओक्यूलोमेट मोटर वेस्टफाल न्यूक्लियस है, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, ये पैरासिम्पैथेटिक मोटर सेंटर है ओक्यूलोमोटर नर्व का, ठीक है। और प्री गैंग्लियोनिक जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो रन करेंगे ओक्यूलोमोटर नर्व में और जाके सीलियरी गैंग्लियन में जाके साइनैप्स करेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक वाले फाइबर्स। प्री गैंग्लियोनिक है अभी यहाँ पे गैंग्लियन में गए हैं, सीलियरी गैंग्लियन में। अब यहाँ से इफरेंट पाथवे निकलेगा सीलियरी गैंग्लियन का, जो फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा। तो उस फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन को पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर कहेंगे। ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, ठीक है। सीलियरी गैंग्लियन हमारा पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होता है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर्स अराइज करेंगे इन्हीं सीलियरी गैंग्लियन से, जाके हमारे पास करेंगे शॉर्ट सीलियरी नर्व्स के अंदर, याद रखिएगा। शॉर्ट सीलियरी नर्व्स जाएंगी और जाके इनर्वेट करेंगी स्फिंक्टर प्यूपिलाए को, या कॉन्स्ट्रिक्टर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। उसको जाके इनर्वेट करेंगी शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, और फिर प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक पाथवे, या इसको लाइट रिफ्लेक्स पाथवे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास ओक्यूलो सिम्पैथेटिक पाथवे। अब ओक्यूलो सिम्पैथेटिक पाथवे में 3 जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। फिगर देखिए 17.1। हमने कहा कि ओक्यूलो सिम्पैथेटिक पाथवे कंसिस्ट करता है 3 न्यूरॉन्स का। सबसे पहले नंबर 1 है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। यहाँ पे होता है फर्स्ट ऑर्डर का न्यूरॉन, ठीक है। ये यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के, वो नीचे डिसेंड करेंगे और जाके साइनैप्स कर जाएंगे सीलियोस्पाइनल सेंटर ऑफ द बल्ज में, ठीक है। ये सीलियोस्पाइनल सेंटर ऑफ बल्ज है, उसमें जाके ये हाइपोथैलेमस से नीचे आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और यहाँ के साइनैप्स कर रहा है। नंबर 2 होता है सीलियोस्पाइनल सेंटर ऑफ द बल्ज। यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा। ये हमारे सर्वाइकल 8 जो है C8 से लेके T2 लेवल तक ये लाई कर रहा होता है स्पाइनल लेवल पे, ठीक है। और प्री गैंग्लियोनिक यहाँ से सेकेंड ऑर्डर के न्यूरॉन अराइज करेंगे और फिर ट्रेवल करेंगे वेंट्रल रेमाए और सर्वाइकल सिम्पैथेटिक चेन में जो है रन करेंगे, जाके साइनैप्स करेंगे हमारे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के साथ। अब सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन फाइबर्स हैं वो यहाँ से अराइज करेंगे, ट्रेवल करेंगे, याद रखिएगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अलोंग और ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, नेजोसीलियरी नर्व और लॉन्ग सीलियरी नर्व के साथ जाके इनर्वेट करेंगे डायलेटर प्यूपिलाए को, तो उसके, ठीक है, उनके अलोंग जो है ये ट्रैवल करेगा। तो ये पूरा है ओक्यूलो सिम्पैथेटिक पाथवे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे प्यूपिल के फंक्शंस। प्यूपिल जो है हमें पता है कि जो हमारे आई में जितनी लाइट एंटर कर रही है उसको कंट्रोल कर रहा होता है नॉर्मल प्यूपिल। नैरोइंग ऑफ द प्यूपिल यानी जिसको मियोसिस कहते हैं, उसमें पिन होल इफेक्ट होता है कैमरा का, जिस तरह कैमरा में पिन होल इफेक्ट होता है। तो ये सिर्फ अलाउ करेगा सेंट्रल रेस को कि वो जाके पास हो थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस, और जाके क्या करवाएंगी, स्फेरिकल एबरेशन को जो है वो रिड्यूस करेंगे। सिर्फ सेंट्रल वाली पास होगी पिन होल की तरह ना, मियोसिस होगी, ये स्फेरिकल एबरेशन नहीं होगी, रिड्यूस होगी। क्रोमेटिक एबरेशन रिड्यूस होगी और डेप्थ ऑफ द फोकस बढ़ जाएगी। अच्छा, स्फेरिकल एबरेशन जो है ना, ये एक स्पेसिफिक किस्म की ऑप्टिकल एबरेशन होती है। ये होती है जब ना लाइट रेज जब पास कर रही होती है ना हमारी पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया से, ठीक है, और लेंस से, तो वो आके फोकस होती हैं एक स्लाइटली डिफरेंट लोकेशन पे जाएंगी बनिस्बत लाइट रेज जो पास करी हैं थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस। सेंटर वाली की निस्बत जो पेरिफेरी वाली है वो डिफरेंट जगह पे जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। तो अगर पिन होल की तरह हो गया, मियोसिस हो गई, तो सेंटर वाली तो डायरेक्ट जाएंगी, तो स्फेरिकल एबरेशन नहीं होगी, रिड्यूस होगी। क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है कि ये डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन होती है इमेज ब्लरिंग डाउन टू 1 मिलीमीटर पीपल डायमीटर, ठीक है, ब्लरिंग ऑफ इमेज होती है इसमें, तो वो भी रिड्यूस हो गया। और डेप्थ ऑफ फोकस जो है ना बढ़ सकता है इस मियोसिस से। दूसरा, अगर डायलेशन की जाए ना प्यूपिल की, डायलेशन ऑफ पीपल से क्या होता है कि जो रेज हैं वो पास होंगी, अलाउ करेंगी, डायलेशन ऑफ पीपल से रेज पास करेंगे थ्रू द पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस, ठीक है, डायलेट हो गया ना, बड़ा हो गया, पेरिफेरी से भी पास होंगे, तो उससे स्फेरिकल एबरेशन बढ़ेगा, क्रोमेटिक एबरेशन और एस्टिग्मेटिज्म होगा। डेप्थ ऑफ फोकस अब कम हो जाएगी, ठीक हो गया, कैमरा की तरह ही है बिल्कुल। एबनॉर्मलिटीज़ पे आ जाए प्यूपिल की, सबसे पहले है एनाइसोकोरिया। एनाइसोकोरिया यानी दोनों साइड्स का जो है दोनों आइज़ का अनइक्वल साइज़ का प्यूपिल हो, उसको एनाइसोकोरिया कहते हैं।
यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे एक साइड का जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल है, ये डायलेटेड है, तो दोनों साइड्स में अलग अलग प्यूपिल है, इसको एनाइसोकोरिया कहते हैं। मियोसिस क्या होता है कि प्यूपिल का साइज अगर 2 मिलीमीटर से कम हो जाए तो उसको मियोसिस कहेंगे। माइड्रियाटिक प्यूपिल यानी 5 मिलीमीटर से ज़्यादा प्यूपिल साइज इज द माइड्रियाटिक प्यूपिल। कोरेक्टोपिया क्या होता है? कोरेक्टोपिया का मतलब है कि प्यूपिल जो है उसकी नॉर्मल सेंट्रल पोजीशन जो है उससे डिस्प्लेसमेंट हो जाए, उसको कहते हैं कोरेक्टोपिया, कोरेक्टोपिया। इसके अलावा होता है पोलीकोरिया, यानी कि एडिशनल प्यूपिल हो अगर आइरिस में, उसको पोलीकोरिया कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी एबनॉर्मलिटीज़ थी प्यूपिल की। सिम्टम्स क्या होते हैं प्यूपिलरी एबनॉर्मलिटीज़ के? एक तो अगर माइड्रियाटिक प्यूपिल है 5 मिलीमीटर से ज़्यादा साइज़ का है तो उसमें विजन जो है डे टाइम पे इम्पेयर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइट एंटर करेगी ना, और रीडिंग एंड नियर वर्क में बहुत मसला होगा। मियोटिक प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो उसमें नाइट टाइम में विजन में मसला होगा। पोलीकोरिया मल्टीपल जो है एडिशनल प्यूपिल अगर आ गया आइरिस में तो उससे डबल विजन यानी डिप्लोपिया हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक में, विच आर द प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। सबसे पहले सिग्निफिकेंस प्यूपिलरी रिफ्लेक्स की। देखिए हमारे जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस हैं इनकी एग्जामिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का। ये आपने बेड साइड वगैरह में और क्लिनिकल साइड पे भी जो है पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम इनको चेक करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि एक तो लेजन को लोकलाइज किया जा सके कि कहाँ पे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या कहीं पे नर्वस सिस्टम में लेजन है उसको लोकलाइज करें। दूसरा, इटियोलॉजी पता चले लेजन की किस वजह से हुआ है और कंफर्म किया जा सके एक्चुअल प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ डिजीज़ को, कि वाकई डिजीज़ है या नहीं, तो हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस जो है वो कंसिस्ट करता है, एक तो इसमें डायरेक्ट रिफ्लेक्स है, दूसरा कंसेंसुअल। डायरेक्ट वाले में क्या होता है कि प्यूपिल का साइज़ जब हम उस पर लाइट डायरेक्ट करेंगे, रोशनी देंगे, तो प्यूपिल का साइज़ चेंज होगा, उसको डायरेक्ट रिफ्लेक्स कहेंगे। कंसेंसुअल होता है कि जब हमने प्यूपिल पे लाइट दी, ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो दूसरी वाली यानी कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट आई के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के बाद है नियर रिफ्लेक्स। नियर रिफ्लेक्स को अकोमोडेटिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिटेल में प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स डिस्कस करेंगे। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स आपने याद रखना है कि ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स होता है जो हमारी प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। तो ये हमें असिस्ट कर रहा होता है अडाप्टेशन टू द वेरियस लेवल ऑफ लाइटेडनेस एंड डार्कनेस। डार्कनेस में और लाइटनेस में जो है प्यूपिल का साइज़ वेरी होता रहता है ना, वो इसी रिफ्लेक्स के थ्रू होता है। तो इन एडिशन टू कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी एंटर करे कितनी नहीं करे, इसको ये प्यूपिल कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा ये जो टेस्ट होता है, ये रिफ्लेक्स प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, इससे हम पैथोलॉजी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। रेटाइना में कोई लेजन हो गई है, कोई ग्रॉस डैमेज, ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक ट्रैक, मिड ब्रेन को भी इसके थ्रू चेक कर रहे हैं हम, पीरीटेक्टल को चेक कर रहे हैं, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, ओक्यूलोमोटर नर्व और सीलरी गैंग्लियन, पूरा पाथवे जो अभी डिस्कस किया ना, वो सारा ही जो है इस प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में ये चेक हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो प्यूपिल है हमारी दोनों आइज़ के, वो आइडेंटिकली एक ही तरह जो है लाइट स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ विच आई बीइंग स्टिमुलेटेड ड्यू टू द हेमीडिकसेशन ऑफ द प्यूपिलरी फाइबर्स एट ऑप्टिक क्याज्मा एंड मिड ब्रेन टेक्टम। ठीक है, मिड ब्रेन टेक्टम पे भी और दूसरा ऑप्टिक क्याज्मा, इन दोनों साइड्स पे जो है थोड़ी बहुत प्यूपिलरी फाइबर्स की हेमीडिकसेशन होती है। तो इसी वजह से जब भी लाइट स्टिमुलस दिया जाता है तो दोनों पीपल्स यानी दोनों आइज़ के पीपल जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं आइडेंटिकली एक ही तरह जब भी लाइट स्टिमुलस दिया जाएगा, रिगार्डलेस के कौन से हमने इस आई को स्टिमुलेट किया है। वजह यही है कि हेमीडिकसेशन होती है। लेवल्स हमने देखे मिड ब्रेन टेक्टम पे और ऑप्टिक क्याज्मा पे। तो प्यूपिलरी रिएक्शन जो है वो इल्यूमिनेटेड वाली आई पे जिसमें हमने जो है रोशनी दी है, ठीक है, उस वाली आई में अगर होगा तो उसको डायरेक्ट रिफ्लेक्स कहेंगे। और यही रिएक्शन अगर नॉन इल्यूमिनेटेड वाली आई में जहाँ पे हमने नहीं दी रोशनी उसमें हो रहा है तो उसको हम कह रहे हैं कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स। अब नॉर्मल जो लाइट रिफ्लेक्स है ये इंडिकेट करता है कि इसमें कोई भी पैथोलॉजी हमें नहीं मिल रही नर्वस सिस्टम में, अगर ये रिफ्लेक्स नॉर्मल आता है। मेथड थोड़ा सा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परफॉर्म करने के लिए इस टेस्ट को डिम इल्यूमिनेशन वाला रूम ज़रूरी होता है। हमने पेशेंट को कहना है सबसे पहले कि किसी भी दूर वाली चीज़ पे, किसी टारगेट पे अपनी नज़र जमाए रखे, फिक्सेशन कर दे, और ताकि उसकी जो अकोमोडेशन है वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, इससे अकोमोडेशन रिलैक्स होगी। अब हमने पेशेंट की साइड पे खड़ा होना है और एक ब्राइट लाइट जो है उसको हाथ में लेके उसकी आँख की तरफ, स्पेशली यहाँ पे देखिए राइट आई, वहाँ तक जो है उसको ले आना है। ब्राइट शाइन करनी है एक ब्राइट लाइट। ठीक है, और ये कैसे हम ले आएंगे? साइड से, इस तरह साइड से जो है वो ले आएंगे, या फिर हम यूँ नीचे से ऊपर भी ले आ सकते हैं आँख की तरफ। याद रखिएगा कि हमने पेशेंट को ऐसा नहीं कहना कि डायरेक्टली आँख लाइट के अंदर देखे, उसको मना करना है कि लाइट को नहीं देखना, आपने किसी दूर टारगेट को देखना है। ठीक है, तो वरना इससे क्या होगा कि नियर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो सकता है अगर उसने रोशनी को देखने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो है फिगर है, इसमें भी दिखाया गया कि प्यूपिल साइज़ जो है प्यूपिल का
वो डिम इल्यूमिनेशन में दोनों प्यूपिल डायलेट हैं। जैसे ही यहाँ पे लाइट शाइन की गई राइट आई पे, तो देखें हमें डायरेक्ट प्यूपिलरी रिस्पॉन्स मिल रहा है और लेफ्ट आई में कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स हुआ है। यहाँ पे इस वाली लेफ्ट आई पे जो है अब लाइट शाइन की गई तो डायरेक्ट प्यूपिलरी रिस्पॉन्स मिला और कंसेंसुअल रिफ्लेक्स मिल रहा है राइट आई में। ठीक हो गया। तो अब हमने कहा हमने लाइट शाइन की, अब रिकॉर्ड करेंगे हम डायरेक्ट प्यूपिलरी रिस्पॉन्स को जो राइट आई में हो रहा है, और नॉर्मल जो प्यूपिल है वो ब्रिस्कली जल्दी से जो है अचानक से वो कॉन्स्ट्रक्ट करेगा जैसे ही जो है हमने लाइट फॉल की, और उसके बाद सब्सिक्वेंट स्लो डायलेशन हो जाएगी, इंटरमीडिएट साइज जितना आ जाएगा प्यूपिल। अचानक से पहले कॉन्स्ट्रक्ट हुआ, फिर डायलेट करके इंटरमीडिएट साइज जितना हो जाएगा, उसके बाद जो है स्टेट आ जाएगी कंटिन्यूस मोशन की, जिसको हम कहते हैं प्यूपिलरी अनरेस्ट। ठीक है, कंटिन्यूस एक मोशन की जो है वो स्टेट आ जाएगी जिसमें प्यूपिल जो है मोशन में होगा, जिसको हम कहते हैं प्यूपिलरी अनरेस्ट, डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट के मोशन में। जो हमें पता है हमारे अंदर जो है नॉर्मली जो हम जैसे बैठे हुए हैं तो प्यूपिल अनरेस्ट कंडीशन में ही होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत लाइटनिंग वगैरह है जिस तरह, तो थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट इस तरह होता है, तो उस स्टेट में आ जाएगा। अब कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स जो है उसको भी हम नोट करेंगे बाय नोटिंग द रिस्पॉन्स टू लाइट इन द नॉन इल्यूमिनेटेड वाली लेफ्ट आई के अंदर देखेंगे। अब ये जो प्यूपिल है ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा बिल्कुल इक्वली जिस तरह इल्यूमिनेटेड वाली राइट प्यूपिल ने कॉन्स्ट्रिक्ट किया। ये स्टेप्स जो है हम 1 और 6 जो है लेफ़्ट आई के लिए भी फॉलो करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट आई में भी इसी तरह हम जो है परफॉर्म करेंगे टेस्ट। देन आता है स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट, इसकी डेफिनेशन है कि ये टेस्ट है जो कंपेयर करता है डायरेक्ट लाइट रिएक्शंस को ऑफ दी बोथ आइज़, दोनों आइज़ के डायरेक्ट लाइट रिएक्शन को कंपेयर करता है ये स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। इसमें ऑब्जेक्ट होता है कि स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट जो है हम यूज़ करते हैं ताकि हमें एफरेंट वाला जो एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है वो डिटेक्ट हो जाए। इसकी मदद से जो एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट क्यों हुआ है, किसी रिटाइनर या ऑप्टिक नर्व की डिजीज़ की वजह से, तो ये वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल न्यूरोलॉजिकल साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने देखा था कि एफरेंट जो है वो यहाँ से पूरा पाथवे पीरिटेक्टल न्यूक्लियस तक एफरेंट था, तो इस टेस्ट के थ्रू हमें पूरा ये एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट पता चलेगा जो रिटाइनल या ऑप्टिक नर्व की डिजीज़ से वजह से हुआ है। मेथड है कि इसमें हम जो टेस्ट सेमी डार्क रूम में करेंगे। सेमी डार्क एक ब्राइट टॉर्च यूज़ करेंगे जिसमें नैरो बीम ऑफ लाइट होगी, पेशेंट की साइड पे खड़े होंगे, पेशेंट को कहेंगे कि किसी दूर चीज़ पे जो है अपनी नज़र जमाए रखे, अपनी अकोमोडेशन को रिलैक्स रखे, फिर जो है उसकी एक आंख पे लाइट को शाइन करेंगे। ठीक है, अब प्यूपिल को नोट करें, प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों आइज़ में होगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि मूव करना है लाइट को क्विकली टू द आई अगेन। ठीक है, अदर आई, दूसरी आई की तरफ दोबारा जो है जल्दी से ले आना है। अब नोट करेंगे कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों आइज़ की। ठीक है, एक आई पे हमने किया तो दोनों में जो है कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी, अब दूसरी आई पे जल्दी रोशनी को ले आए तो दोनों आइज़ में हमें कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगी। तो इस तरह की ये जो रिपीट करना है इस स्टेप को, यानी दोबारा अब जो है पहली वाली आई पे ले आएंगे और फिर दोबारा दूसरी वाली आई पे, इस तरह हमने ये रिपीट करना है, रिदमिकली इल्यूमिनेट करना है हर एक आंख को 3 से 5 सेकंड तक, ताकि प्यूपिल की स्टेबलाइजेशन हो जाए। ठीक है, अब नॉर्मल आइज़ में क्या होता है कि स्विंगिंग लाइट टेस्ट से यानी लाइट को हम स्विंग करवा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि प्यूपिल्स दोनों आइज़ के इक्वली ही कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ विच आई इज़ स्टिमुलेटेड बाय द लाइट। कॉन्स्ट्रिक्शन एक जितनी ही होगी नॉर्मली। जब कंडक्शन का डिफेक्ट होता है प्रेजेंट किसी भी पेशेंट में, तो प्यूपिल जिस आई जो अफेक्टेड है जिसमें कंडक्शन का डिफेक्ट हुआ है, उस आई में जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाएगा जब भी हम वहाँ पे फ्लैश लाइट मूव करके ले आएंगे फ्रॉम द नॉर्मल आई टू द अफेक्टेड आई। ठीक है, तो ये डायलेट कर जाएगा, तो ये डिफरेंस होता है जिससे हमें पता चलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। थर्ड टेस्ट होता है नियर रिफ्लेक्स यानी अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, ये एक साइनकाइनेटिक रिफ्लेक्स है जो फोकस करता है ऑब्जेक्ट को क्लियरली एट नियर डिस्टेंस, यानी करीब की चीज़ों पे अगर हम चीज़ों को देखें, जैसे ये पेन है, इसको मैं अगर करीब करके ले आती हूँ तो अब कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमारी आंखें जो है वो इसको फोकस कर रही है, वो अकोमोडेशन कर रही है और ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने की कोशिश करिए। ये एक साइनकाइनेटिक रिफ्लेक्स होता है, इसको कहते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स या नियर रिफ्लेक्स। तो इसमें हमारी आंखों की जो है आइज़ की कन्वर्जेंस होती है, अकोमोडेशन होती है और प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन हो रही होती है इस प्रोसेस के थ्रू। ऑब्जेक्ट होता है इस टेस्ट को चेक करने के लिए हम जो है सेंट्रल कनेक्शंस की इसमें इंटेग्रिटी चेक कर रहे हैं, अकोमोडेशन के दरमियान और प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन के दरमियान जो सेंट्रल कनेक्शंस है। मेथड है कि हमने ये टेस्ट जो है नॉर्मली जो इल्यूमिनेटेड रूम होता है नॉर्मली उसमें ही करेंगे, ना डार्क ना सेमी डार्क, नॉर्मली इल्यूमिनेटेड। पेशेंट को कहेंगे कि किसी दूर चीज़ पे जो है अपने टारगेट पे अपनी नज़र जमाए रखे। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो शिफ्ट करे फिक्सेशन फ्रॉम डिस्टेंट टू नियर, यानी दूर से अब जो है करीब किसी चीज़ पे किसी टारगेट पे अपनी नज़र को ले आए। ठीक है,
तो पेशेंट का थंब भी जो है वो उसके टारगेट की तरह यूज़ किया जा सकता है। अंगूठे से जो है पहले दूर था, अब उसको करीब ले आएंगे तो उसके थ्रू भी किया जा सकता है। ऑब्जर्व करें अब जो है पेशेंट का प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। जब हम प्यूपिलरी रिफ्लेक्स देखेंगे, जैसे वो शिफ्ट कर रहा है अपनी फिक्सेशन को डिस्टेंट से नियर की तरफ, तो हम प्यूपिल को नोट करेंगे। तो यही स्टेप्स हम बार बार जो है वो रिपीट करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप क्या था कि पहले कहेंगे दूर देखे, अब कह रहे हैं कि करीब जो है अपनी नज़र ले आए। इसको बार बार करेगा, दूर करीब, इस तरह करता जाएगा, पेशेंट रिपीट करेगा सेवरल टाइम्स। नॉर्मल टेस्ट में क्या होता है, दोनों जो पीपल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे नियर टारगेट पे। जब करीब ले आएगा ना तो नॉर्मल वाले लोगों में पीपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अकोमोडेशन हो रही है। जबकि जैसे ही वो दूर ले जाएगा पेंसिल को या अंगूठे को, तो दोनों पीपल डायलेट करेंगे क्योंकि रिलैक्सेशन हो रही है अकोमोडेशन की। अब लाइट नियर डिसोसिएशन में पेशेंट जो है उसका बेटर प्यूपिलरी नियर रिफ्लेक्स ज़्यादा बेटर होगा बनस्पत लाइट रिफ्लेक्स। लाइट नियर डिसोसिएशन हो गई है, यानी वो ये असल में एक कंडीशन होती है जिसमें जो है प्यूपल दोनों एबनॉर्मली डायलेट होते हैं पेशेंट के। ठीक है, और जब हम उनको लाइट पास करते हैं तो रिस्पॉन्स भी बहुत स्लो होता है, उसको कहते हैं लाइट नियर डिसोसिएशन। तो इस तरह के पेशेंट्स में ये लाइट वाला रिफ्लेक्स इतना अच्छा नहीं होगा, ये प्यूपिलरी नियर रिफ्लेक्स ज़्यादा अच्छा होगा जिसमें अकोमोडेशन चेक कर रहे हैं। तो जब लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा तो उसमें कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम नियर रिफ्लेक्स चेक करें। यानी एक पेशेंट है जिसका हमने लाइट रिफ्लेक्स चेक किया, लाइट फॉल करवा के जो अभी डिस्कस किया वो सही आया है, तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि ये हम अकोमोडेशन वाला नियर रिफ्लेक्स परफॉर्म करें, क्योंकि कोई भी डिजीज़ नहीं होती जो कि लाइट रिफ्लेक्स में प्रेजेंट हो और उसमें नियर रिस्पॉन्स हमें एब्सेंट मिले, ऐसी कोई भी डिजीज़ नहीं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों चेक करें अगर एक बार हमें लाइट रिफ्लेक्स सही मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ होती है इस रिफ्लेक्स की? तो पॉसिबल क्लिनिकल कंडीशंस हैं। एबनॉर्मलिटीज़ हमारे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स की एसोसिएटेड होती है फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशंस के साथ। सबसे पहले नंबर 1, एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। यहाँ पे जो साइट ऑफ लेजन होती है वो ऑप्टिक नर्व की लेजन्स होंगी यूनिलेटरली और एक्सटेंसिव रेटाइनल डिजीज़ होगी। तो इसमें जो क्लिनिकल कंडीशन है वो रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होगा पेशेंट को, ये एक क्लिनिकल कंडीशन है। जो दूसरा, टोटल एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। ठीक है, ये एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट हुआ है जिसमें ऑप्टिक नर्व या रेटाइना की बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है या लेजन हो गई है। दूसरी टाइप्स होती हैं सेंट्रल डिफेक्ट्स होते हैं। इसमें लेजन कहाँ पे होती है, नाम से पता चले सेंट्रल में, कोई मिड ब्रेन के इंटरकलेक्टेड न्यूरॉन्स में होगी या फाइबर्स जो प्रीटेक्टल और एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस के दरमियान थे वहाँ पे हो सकती है। तो अब यहाँ इस वजह से जो डिफेक्ट होगा वो होता है एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। ये सारे हम डिस्कस करेंगे। थर्ड होता है इफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। इफरेंट में जो साइट ऑफ लेजन है वो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे में हो सकती है। थर्ड नर्व की पालसी या सीलियरी गैंग्लियन का डैमेज हो जाना, एडी टॉनिक प्यूपिल उसको कहते हैं। ठीक है, तो इफरेंट में पैरासिम्पैथेटिक पाथवे इफेक्ट हो सकता है या ओक्यूलोसिम्पैथेटिक पाथवे। ओक्यूलोसिम्पैथेटिक अगर होगा तो हम पढ़ते हैं हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, जिसकी कंडीशन है एनाइसोकोरिया कहते हैं, यानी दोनों पीपल जो है अनइक्वल साइजेस के होंगे। फोर्थ डिजीज़ होती है जो लाइट नियर डिसोसिएशन, अभी हमने डिस्कस किया। इसमें क्या होता है कि लाइट रिएक्शन हमें एब्सेंट मिलेगा, ठीक है, लेकिन अकोमोडेशन सही होगी पेशेंट की, इसको कहते हैं लाइट नियर डिसोसिएशन। इसके डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, एडीज टॉनिक पीपल की वजह से, एर्गाइल रॉबर्टसन पीपल, डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम, एबरेंट थर्ड नर्व की रीजनरेशन। तो ये लाइट नियर डिसोसिएशन करवाती है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट APD। डेफिनेशन है, ये कंडक्शन डिफेक्ट ही होता है हमारा जो एफरेंट प्यूपिलरी पाथवे था, ठीक है, एंटीरियर टू द क्याज़्मा। याद रखिएगा ये क्याज़्मा से एंटीरियरली होगा, जिसमें प्यूपिल जो है इस डिसऑर्डर में क्या होगा कि रिस्पॉन्ड करेगा डिफरेंटली टू द लाइट स्टिमुलाई शोन इन वन आई एट अ टाइम। यानी एक आई पे एट अ टाइम अगर हमने लाइट शोन की है तो प्यूपिल जो है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड जो है वो डिफरेंटली करेगा क्योंकि कोई कंडक्शन का डिफेक्ट हो गया। ठीक है, एफरेंट पाथवे आगे नहीं जा रहा, कंडक्शन डिफेक्ट हुआ है। इसमें इटियोलॉजी देखें, एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट में एक तो या तो ऑप्टिक नर्व की कोई डिजीज़ हुई है, कंडक्शन डिफेक्ट है ना, ऑप्टिक नर्व में कोई कौन सी डिजीज़ हो सकती है, एक तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक हो गया, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऑप्टिक नर्व की ट्यूमर्स हो जाना, या इवन रिटाइना की कोई डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से कंडक्शन नहीं हो रही, जैसे इस्कीमिक रिटाइनल वेन की ओक्लूजन, सेंट्रल रिटाइनल आर्टरी ओक्लूजन, रिटाइनल डिटैचमेंट, यूनिलेटरल एडवांस ग्लोकोमा। तो ये
एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट करवाएंगे। टाइप्स होती हैं, ये बार बार हम जो है इस बुक में देखते आ रहे हैं कि किसी किसी में रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट हो रहा था, ये एक टाइप है। दूसरी होती है टोटल या एब्सोल्यूट एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। तो रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, इसको हम मार्कस गन प्यूपिल भी कहते हैं। ठीक हो गया, मार्कस गन प्यूपिल क्यों होता है? इसमें क्या होता है, एक साइड की यूनिलेटरल इनकम्प्लीट ऑप्टिक नर्व की लीजन होगी पेशेंट को, या सिवियर रिटाइनल डिजीज़ हो सकती है। बार बार हम एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट में यही कह रहे हैं, या ऑप्टिक नर्व की लीजन होगी या रिटाइना की डिजीज़ होगी। तो मार्कस गन प्यूपिल या रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट को डायग्नोस कैसे करते हैं? स्विंगिंग लाइट टेस्ट जो हमने परफॉर्म किया था ना, वो करेंगे ताकि रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट पता चले। राइट आई का जो रिलेटिव डिफेक्ट होगा वो कैरेक्टराइज होगा फॉलोइंग, यानी राइट आई में अगर हुआ है तो उसमें ग्रॉसली हमें वैसे तो नॉर्मली यानी इक्वल साइज़ के ही प्यूपिल मिलेंगे दोनों ग्रॉसली, लेकिन जब नॉर्मल वाली यानी इस लेफ़्ट आई को स्टिमुलेट करेंगे तो दोनों प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसमें फिर रिफ्लेक्स हुआ है। अब जब लाइट को हम लेके आएंगे, स्वंग करेंगे डिजीज़ वाली राइट आई की तरफ, जब इस राइट आई की तरफ ले आएंगे तो दोनों प्यूपिल डायलेट करेंगे, जबकि यहाँ पे इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करना था, अब ये डायलेट कर जाएंगी। ठीक है, तो इसमें ये इस टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलेगा रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट का। अब जब नॉर्मल वाली लेफ़्ट आई को दोबारा स्टिमुलेट करेंगे ना, तो दोनों प्यूपिल्स जो है वो एक बार फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फिर जब डिजीज़ वाले को दोबारा स्टिमुलेट करेंगे तो दोनों प्यूपिल अब डायलेट हो जाएंगे, यानी डिजीज़ वाले पे जब भी लाइट ले आ रहे हैं तो दोनों डायलेट कर रहे हैं, नॉर्मली तो हमें पता है कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। ये मसला है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो अब जो है नोट करें कि जो रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है ये हमेशा जो है यूनिलेटरल फिनोमेना है, एक साइड पे। रिलेटिव का मतलब है रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट एक साइड पे होगा। ठीक है, मार्कस गन प्यूपिल भी कहते हैं। इसके अलावा बायलेटरल दोनों साइड की सिमेट्रिक ऑप्टिक नर्व या रिटाइनल लेजन्स कभी भी रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट नहीं करवाएंगी, दोनों साइड की लेजन्स। अगर रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट हमें एब्सेंट मिलता है पेशेंट में जिसको एक साइड का यूनिलेटरल विजुअल लॉस हुआ है और उसकी फंडस की फाइंडिंग बिल्कुल नॉर्मल है, तो यहाँ पे एविडेंस है कि पेशेंट को कोई विजुअल लॉस जो हुआ है वो फंक्शनल विजुअल लॉस है। ठीक हो गया, अब आते हैं ग्रेडिंग ऑफ द रिटाइनल एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट पे। इसको ग्रेड किया गया 1 2 3 4 में। 1 वाले में क्या होता है कि पहले इनिशियली कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, फिर डायलेशन होगी, तो हम उसको ग्रेड 1 कंसीडर करेंगे। थोड़ी बहुत कॉन्स्ट्रिक्शन हुई थी, फिर डायलेशन हुई है। दूसरा ग्रेड 2 होता है जिसमें कोई इनिशियल कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुई और थोड़ा सा डिले आया बिफोर द डायलेशन। ग्रेड 3 होता है जिसमें इंटरमीडिएट लेवल की डायलेशन हो गई लेकिन लेस देन 50% लार्जर देन द नॉर्मल, यानी नॉर्मल जितना होता है उससे डायलेशन हुई है लेकिन लेस देन 50% हुई है, इमीजिएटली हो गई, डिले नहीं आया। ठीक है, ग्रेड 3। और ग्रेड 4 होता है इमीजिएट डायलेशन ही हुई लेकिन मोर देन 50% लार्जर देन द नॉर्मल। ठीक हो गया, अब आते हैं अगली टाइप पे विच इज़ द टोटल एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट TAPD। इसको हम कहते हैं अमावरोटिक प्यूपिल। वो मार्कस गन था, ये अमावरोटिक प्यूपिल। याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जो एब्सेंस हमें मिलेगी डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स की उस अफेक्टेड साइड पे, उसमें डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा, और एब्सेंस मिलेगी हमें कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स ऑन द नॉर्मल साइड। इसमें जो है कंसेंसुअल नहीं होगा नॉर्मल वाली में। अब इसके जो है डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। अगर एक साइड का यूनिलेटरल कंप्लीट ऑप्टिक नर्व की लीजन हो गई है तो उस वजह से हो सकता है। डायग्नोज हम इसको स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट के थ्रू करेंगे। क्या इसमें क्या फीचर्स होते हैं? जो इन्वॉल्व वाली आई है ये कम्प्लीटली ब्लाइंड होगी, यानी इसमें बिल्कुल भी नो परसेप्शन ऑफ लाइट होगी। ग्रॉस अपीयरेंस में वैसे हमें दोनों ही पीपल्स नॉर्मल अपीयर होंगे साइज़ में। जब अफेक्टेड आई को हम लाइट के थ्रू स्टिमुलेट करेंगे तो ना तो इसमें पीपल रिएक्ट करेगा, ठीक है, और जब हम नॉर्मल आई को स्टिमुलेट करेंगे, यानी ये डिफेक्ट थी तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब नॉर्मल वाली को स्टिमुलेट करेंगे तो अब दोनों पीपल रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इसका तो कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स सही है ना, तो वो उसको कर रहा है। ठीक हो गया, तो अब जो नियर रिफ्लेक्स है वो भी दोनों आइज़ का नॉर्मल ही रहता है। नियर रिफ्लेक्स जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स था वो इसमें नॉर्मल रहेगा। डेफिनेशन में हमने कहा डायरेक्ट रिफ्लेक्स इस अफेक्टेड आई में एब्सेंट है, जबकि कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स नॉर्मल साइड पे जो है वो एब्सेंट होगा, क्योंकि इसमें जो कंसेंसुअल होता है उसको रेगुलेट ये कर रही होती है, तो इसमें मसला है, ये इसको कंसेंसुअल नहीं दे रही, तो नॉर्मल वाली में कंसेंसुअल नहीं होगा, कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, जब उसमें हो रहा है तभी तो इस पर लाइट शोन कर रहे हैं, तो दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं हम अमावरोटिक प्यूपिल या टोटल एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। तो इसी तरह याद करने वाली थोड़ी रट्टे वाली चीज़ें हैं, तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा समझ लें और डिस्कस किया करें तो ईजी हो जाएगा। देन है अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल
डेफिनेशन है, अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल छोटे से स्मॉल से प्यूपल होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करेंगे टू अकोमोडेशन, यानी उनमें अकोमोडेशन जब की जाएगी, ये वाला जो नियर एंड फार वाला टेस्ट था, तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन इसमें लाइट रिएक्शन को ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसको कहते हैं लाइट नियर डिसोसिएशन। या अर्गाइल रॉबर्टसन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल कैरेक्टराइज हुए हैं स्मॉल एंड इरेगुलर से प्यूपल होंगे जिनमें कोई भी कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगी टू लाइट, लेकिन ये ब्रिस्कली जल्दी से कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे जब नियर टारगेट्स को देखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लाइट नियर डिसोसिएशन, ठीक है। वही बात, साइट ऑफ लेशन क्या होती है, इसमें क्यों क्या मसला है जिसकी वजह से जो है नियर टेस्ट सही है लेकिन लाइट रिफ्लेक्स नहीं हो पा रहा। तो जो डोर्सल हमारा मिड ब्रेन है उसकी लेशन हो सकती है जो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के पाथवे को अफेक्ट कर रही हैं, प्री टेक्टल से लेके एडिंगर वेस्टफाल वाले न्यूक्लियस तक ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। मसला हो सकता है डोर्सल मिड ब्रेन लेजन में, लेकिन ये वेंट्रली जो लोकेटेड न्यूरॉन्स होते हैं अकोमोडेटिव रिफ्लेक्स के, उनको जो है स्पेयर कर देगी, ठीक है। वहीं पे जो है ना अकोमोडेशन के भी वेंट्रली मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स अकोमोडेशन के, तो उनको ये अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये एडिंगर वेस्टफाल जो न्यूक्लियस है ओक्यूलोमोटर नर्व का, उसके और प्री टेक्टल के दरमियान जो पाथवे है रिफ्लेक्स पाथवे, उसको ये अफेक्ट कर रहा है। डोर्सल मिड ब्रेन में लेशन हुई है। डिफरेंट इटियोलॉजीज होती है, साइफिलिस की वजह से ये होता है अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल, ठीक है। टर्शरी